हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट 1 की बॉटनी के लेक्चर में हम लोग कल बात कर रहे थे एगेरिकस की, जो एक ईटेबल फंजाई है। किस प्रकार उसमें बेसिडोकार्प बनता है, एक आइडिया दिया था हमने जनरल कि जो ग्राउंड सरफेस के नीचे जो डाइकैरोटिक अंडरग्राउंड माइसीलियम है वो इकट्ठा होकर एक कहते हैं एक यंग बेसिडोकार्प के रूप में एक मिल्की वाइट फ्लैसी संरचना के रूप में बाहर निकलता है। और इसका जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट से पहले इसके बीच में कंस्ट्रक्शन बन जाता है और कंस्ट्रक्शन के ऊपर वाला एरिया फ्यूचर पाइलियस कहलाता है और नीचे वाला एरिया फ्यूचर स्टाइप कहलाता है। इसके बाद जो फ्यूचर पाइलियस वाला एरिया है उसके अंदर ये प्रीलैमिनर चैम्बर बनते हैं जिससे छत से गिल्स डेवलप होने लगते हैं और ऐसे करके इससे गिल्स डेवलप होते हैं और नीचे एक स्टाइप बनती है। इसके ऊपर जो वीलम होता है फट जाता है और ऐसे एक मेच्योर एगेरिकस का बेसिडोकार्प बनता है। इसके बाद देखते हैं कि जो प्रत्येक गिल है, गिल्स के ऊपर किस प्रकार से बेसिडियम का निर्माण होता है। इस प्रकार से बेसिडियम बनता है। बेसिडियम के अंदर जो दोनों न्यूक्लियाई होते हैं उसमें कैरियोगेमियो का सिनकैरियोन बना, मियोसिस हुई और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने जिसमें से 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव टाइप के बेसिडियोस्पोर का निर्माण करते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर इस स्टिग्मेटा से जो वाटर ड्रॉपलेट मेथड द्वारा गिर जाते हैं, जर्मिनेट करके प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। तो ये बेसिडियोस पर क्लब से स्ट्रक्चर बना, जैसे होलो बेसिडा कहेंगे। दोनों न्यूक्लियाई एपेक्स पर आकर फ्यूज हो गए, सिनकैरियोन बनाएंगे, कैरियोगेमी बोलेंगे इस प्रोसेस को। सिनकैरियोन में मियोसिस द्वारा 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव न्यूक्लियाई बनी और दोनों न्यूक्लियाई जो स्टिग्मेटा के थ्रू कहते हैं बेसिडियोस्पोर बनाते हैं, उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्रत्येक बेसिडियोस्पोर छोटा यूनिसेलुलर यूनिफिलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है और मेच्योर बेसिडियोस्पोर का जो डिस्पर्सन होता है वाटर ड्रॉपलेट मेथड द्वारा होता है। वायु द्वारा डिस्पर्स बेसिडियोस्पोर उपयुक्त वातावरण पाए जाने पर जर्मिनेटिंग द्वारा जर्मिनेट करते हैं और प्राइमरी माइसीलियम बनाते हैं। ऐसे ही यदि हम बात करते हैं बेसिडोकार्प की, उस पर एक शॉर्ट नोट बनता है कि एगेरिकस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक स्पष्ट मिल्की वाइट या क्रीमी छाती के समान संरचना बन जाती है, उसे हम बेसिडोकार्प कहते हैं। इसमें मेनली 2 पार्ट होते हैं। पाइलियस, यह इस टाइप की एपेक्स पर प्रेजेंट एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ऊपर की ओर कॉन्वेक्स और नीचे की ओर कॉनकेव होता है। यह बेसिडोकार्प का फर्टाइल पार्ट होता है। इसके लोअर सरफेस पर परिधि से केंद्र की ओर फैले हुए गिल्स होते हैं। गिल्स की यदि हम टाइप की बात करें तो 4 प्रकार के गिल्स होते हैं। एक तो फुल लेंथ गिल्स होता है, यह गिल्स पाइलियस के केंद्र से लेकर परिधि तक फैले हुए होते हैं। जो हाफ लेंथ होता है यह है फुल लेंथ, गिल्स के बीच में परिधि से केंद्र की ओर हाफ लेंथ में फैले होते हैं। इनका जो लंबाई होती है वो आधी होती है और ये परिधि से केंद्र की ओर होते पाए जाते हैं गिल्स जो होते हैं। एक होता है क्वार्टर लेंथ का, ये फुल लेंथ व हाफ लेंथ के बीच में प्रेजेंट होते हैं और परिधि से केंद्र की 1/4 दूरी पर, क्वार्टर दूरी पर स्थित होते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो इस प्रकार से गिल्स का अरेंजमेंट फुल लेंथ के होंगे, हाफ लेंथ के होंगे, क्वार्टर लेंथ के होंगे। दूसरा इसका पार्ट जो होता है वो स्टाइप होता है। ये मेच्योर बेसिडोकार्प का लोअर पार्ट है, स्टॉक है, बेलनाकार स्टॉक है और ये स्यूडो पैरेन्काइमेटस होता है। देखने में ऐसा लगे जैसे पैरेन्काइमा का बना हुआ है। यदि इस गिल की हम टीएस काट के देखें तो उसमें निम्न रीजन दिखाई देंगे। हाइमीनियम दिखाई देगा, ये गिल्स के सबसे बाहर आउटर सरफेस होगा जिसमें एक तो बेसिडियम होंगे, पैराफाइसिस होंगे और बेसिडियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर होंगे। सब हाइमीनियम जो होगा इसके, यह हाइमीनियम के नीचे स्थित एसेप्टेड हाइफी की बनी हुई कॉम्पैक्ट लेयर होती है जो स्यूडो पैरेन्काइमेटस लेयर के रूप में दिखाई देता है। उसका जो अंदर का सबसे अंदर का रीजन होता है वो होता है ट्रेमा। यह गिल्स का सेंट्रल ब्रॉड एरिया है तथा सेप्टिक ब्रांच हाइफी का बना होता है। यदि हम इसकी एक सेमी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा दिखाई देगा कि पैराफाइसिस, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम को मिलाकर हाइमीनियम कहा गया। ये बीच वाला वाइट कलर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है सब हाइमीनियम है। सेंटर में जो दिखाई दे रहा है वो है ट्रेमा। डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये बाहर वाला हाइमीनियम जिसमें बेसिडियम, बेसिडियोस्पोर, पैराफाइसिस दिखाई दे रहे हैं। बीच का सब हाइमीनियम जो ब्लू कलर से दिखाया गया है और सेंटर वाला पोर्शन ट्रेमा है जो माइसीलियम एक बड़ा क्षेत्र है जो सेप्टेड ब्रांच हाइफी से मिलकर बना होता है। इस प्रकार से जो गिल की टीएस काट के देखें तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये सेमी डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है ये
डिटेल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इनकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक एगेरिकस की कुछ स्पीसीज जैसे एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस तथा एगेरिकस आर्वेंसिस इत्यादि के यंग बेसिडोकार्प बटन स्टेज में खाने योग्य होते हैं। यह कोई भी यदि हम खा रहे हैं चीज़, तो वो क्या होनी चाहिए उसमें क्या वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होनी चाहिए। कोई भी उसमें खाने वाले सब्सटेंस हो, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स आदि पाए जाने चाहिए। तो इसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स तथा विटामिन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण ये पौष्टिक होता है। इसका उपयोग सब्जी तथा सूप बनाने में करते हैं और धीरे धीरे लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना बढ़ रही है, उसके लिए जो मशरूम का जो कल्टीवेशन है कुटीर उद्योग का रूप लेता जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट भी हेल्प देकर प्रोत्साहित कर रही है। इसकी यूजफुल तथा एडिबल स्पीसीज के साथ साथ इसकी जो कुछ जातियाँ बेहद जहरीली होती हैं और प्राण घातक भी होती हैं, जैसे एगेरिकस सिल्विकेटस है, एगेरिकस ज़ैंथोडर्मस है। तो इसलिए इनकी जो एडिबल स्पीसीज की जो पहचान है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। इसको खाने के लिए ऐसा नहीं कि हम इसको कहीं से भी तोड़ के खा सकते हैं। अब एक शॉर्ट नोट इसमें और पढ़ना है हमें, जिसे हम फेरी रिंग्स बोलते हैं। फेरी रिंग्स का मतलब होता है हिंदी में परिवलय। एक्चुअल में क्या होता है, जो उसके जो बेसिडोकार्प होते हैं वो उनमें कभी कभी एक रिंग में ग्रो करने की टेंडेंसी पाई जाती है। वो एक रिंग में ग्रो करते हैं। तो ये जो रिंग में ग्रो करने का जो रीज़न है वो क्या है, तो यदि हम बात करें इसके फेरी रिंग्स की या परिवलय की, तो एक पुराने अंधविश्वासी मत के अनुसार यह अंधेरे में डिवाइन डांसर के पथ पर ग्रो करती हैं। मतलब एक दैवीय नर्तकी के पथ पर ये ग्रो करती हैं, इसलिए इन्हें फेरी रिंग्स कहते हैं। परंतु उसका यदि हम वास्तविक वैज्ञानिक रूप देखें तो फेरी रिंग्स क्या हैं, देखो जानते हैं। बेसिडोकार्प की रिंग के अंदर एक बहुत लंबी ग्रास की एक रिंग होती है, जो माइसीलियम के द्वारा बेसिडोकार्प में लाए गए न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बड़ी हो जाती है। इसके ठीक अंदर की ओर पुअर ग्रोथ वाली ग्रास की एक रिंग होती है। इनकी यह पुअर ग्रोथ सॉइल में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स की माइसीलियम द्वारा एब्जॉर्ब करने के कारण होती है। इस रिंग के अंदर की ओर केंद्र में नॉर्मल ग्रोथ की ग्रास की एक रिंग होती है, जो वास्तव में माइसीलियम की ग्रोथ सॉइल के अंदर जो माइसीलियम की ग्रोथ होती है गोलाई ली हुई होती है, मतलब गोल होती है, जिसके कारण प्रारंभ में इन ग्रासेस की ग्रोथ तो बहुत पुअर होती है, परंतु बाद में सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम रह जाने के कारण ये एक तरफ से नष्ट होने लगता है तथा बाहर की ओर तेज़ी से सर्किल में फैलने लगता है। अतः इस एरिया की ग्रास माइसीलियम के नष्ट होने के बाद नॉर्मल हो जाती है। मतलब इसका जो साइंटिफिक रीज़न है यदि हम वो जानें तो देखो इस स्ट्रक्चर से क्लियर होगा कि जहाँ पर बेसिडोकार्प बने हुए हैं, तो जहाँ बेसिडोकार्प बने हुए हैं वहाँ का जो माइसीलियम है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को लाकर, और न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो जो आसपास यदि वहाँ कोई सॉइल वो ग्रास प्रेजेंट होती है तो उसकी जो लंबाई होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, वो सबसे ज़्यादा लंबाई की घास होगी, ग्रास ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ। क्योंकि कंपैरेटिवली वहाँ पर अब जो मात्रा रह गई न्यूट्रिएंट्स की बहुत कम रह गई, तो वो एक वेरी पुअर ग्रोथ की, बहुत कम ग्रोथ की ग्रास डेवलप, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो गई। और उसके बाद थोड़ी जगह हम छोड़ कर देखें तो वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स नॉर्मल है, तो जो ग्रास होगी वो नॉर्मल लेंथ की ग्रास होगी। जो वहाँ की जो ग्रास होगी वो नॉर्मल लेंथ की होगी, नॉर्मल लेंथ की हमें ग्रास दिखाई देगी, क्योंकि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा जो है वो मतलब एक नॉर्मल है। यहाँ पर तो क्योंकि यहाँ पर इस ज़्यादा इन्होंने शक की तो यहाँ पर कम रह गई, तो कम लेंथ की ग्रास बनी, और यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि थोड़ा दूर हटकर तो इस प्रकार जब इसके बराबर में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम हो जाती है तो माइसीलियम यहाँ से नष्ट होने लगता है और आगे की ओर फिर गोलाई लिए हुए वो ग्रो करता है। तो इस प्रकार मतलब जो बेसिडोकार्प बनते हैं वो एक गोलाई में बनते हैं, सर्किल में बनते हैं, और पास या इकट्ठे ना बनकर, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती जाती है, थोड़ी जगह छोड़कर बनने लगते हैं। तो इस प्रकार से एक जो साइंटिफिक यदि इसका जो वो है
वो ये है साइंटिफिक रीज़न कि इस प्रकार से फेयरिंग का निर्माण होता है। जबकि एक जो आर्ट मतलब एक अंधविश्वासी मत था, तो उसके अनुसार तो लोग ये पहले बोलते थे कि रात को दैवीय नृत्य की यहाँ पर नृत्य करती हैं, परी नृत्य करती हैं, अगले दिन वहाँ पर वेसिडोकार बन जाते हैं। तो जो एक्चुअल रीज़न, जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है। इसका एक हाइपोथेटिकल सेक्शन व्यू में इसको फेयरी रिंग्स क्या हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। तो एगेरिकस से रिलेटेड हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी, उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट पढ़ी जैसे फेयरी रिंग्स हैं और गिल्स की टीयर्स है और गिल्स के टाइप्स हैं एंड बेसिडोकार्प का स्ट्रक्चर है और किस प्रकार इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, किस प्रकार बेसिडो का कैसे प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होती है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होता है आज ये बेसिडो मतलब एगेरिकस कंप्लीट होता है। एगेरिकस से रिलेटेड जितने शॉर्ट नोट हो सकते हैं और जिससे लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं वो डिस्कस किए गए। एक अगले शॉर्ट नोट की बात करते हैं, क्लैम्प कनेक्शन। क्लैम्प कनेक्शन एक डाइकैरोटाइजेशन का एक प्रोसेस है। जब डाइकैरोटाइजेशन होता है, प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा है, तो किस प्रकार ये बनता है, एक स्पेशल टाइप की कनेक्शन द्वारा ये जुड़ता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि कुछ वेसिडोमाइसिटीज़ में डाइकैरोटिक सेल में एक स्पेशल टाइप के ट्रांसफर डिवीजन द्वारा मल्टीप्लाई करके डाइकैरोटिक माइसीलियम बनाता है, जिसे हम डाइकैरोटाइजेशन कहते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन निम्न है। डिवाइडिंग डाइकैरोटिक सेल के बीच में से एक तिरछी ट्यूबुलर संरचना निकलती है जिसे क्लैम्प कहते हैं। डाइकैरियन का एक न्यूक्लियस इसके बेस में और दूसरा इसके ठीक नीचे पेरेंट सेल में होता है। इसके बाद दोनों न्यूक्लियाई में माइटोसिस होती है, जिसके फलस्वरूप बने हुए न्यूक्लियाई में से पेरेंट सेल में से एक न्यूक्लियाई पेरेंट सेल में के ऊपर वाले भाग में स्थित होगा, दूसरा डिवाइडिंग सेल के दूसरी ओर स्थित होगा और चौथा जो होगा वो क्लैम्प के अंदर होगा। फिर धीरे धीरे क्लैम्प ग्रो करके सेल के उस भाग को फ्यूज करता है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस पहले से प्रेजेंट रहता है। क्लैम्प के पेरेंट सेल के ट्रांसफर वाल्व द्वारा एक डाइकैरोटिक तथा एक मोनोकैरोटिक सेल में डिवाइड हो जाती है। जो पेरेंट सेल है, एक ट्रांसफर वाल्व द्वारा एक तरफ दो न्यूक्लियाई होंगे, एक तरफ एक होंगे, एक बचा हुआ क्लैम्प में होगा। अंत में क्लैम्प का एपेक्स मोनोकैरोटिक सेल में जाकर न्यूक्लियस को ट्रांसफ़र करके उससे भी डाइकैरोटिक बन जाता है। इस प्रकार एक डाइकैरोटिक सेल से दो डाइकैरोटिक सेल बन जाती हैं। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन से पूरा डाइकैरोटिक माइसीलियम तैयार होता है, जिसके फलस्वरूप बने हुए 4 न्यूक्लियाई में से 2 पेरेंट सेल में के एक भाग में, तीसरा डिवाइडिंग सेल में और चौथा जो होता है क्लैम्प के अंदर होता है। देखो जानते हैं किस प्रकार इसको डायग्रामेटिकली। ये रही एक डाइकैरोटिक सेल, इस प्रकार बना क्लैम्प में एक न्यूक्लियस क्लैम्प के अंदर, एक न्यूक्लियर पेरेंट सेल के अंदर। फिर क्लैम्प के अंदर भी डिवीज़न हुआ, 2 न्यूक्लियाई बनी और पेरेंट सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बनी। फिर इस प्रकार से एक क्लैम्प के अंदर, एक क्लैम्प के बेस पर और 2 इस तरीके से। फिर बीच में उनके एक सेप्टम बनता है जिससे 2 न्यूक्लियाई एक साइड, एक न्यूक्लियाई एक साइड और एक जो क्लैम्प वाला न्यूक्लियस होता है वो इसमें ट्रांसफ़र होकर इसे डाइकैरोटिक बना देता है। इस प्रकार ये प्रोसेस कहलाता है डाइकैरोटाइजेशन का। एक स्पेशल ट्यूबुलर संरचना के द्वारा, कनेक्शन के द्वारा होता है, जिसे हम क्लैम्प कनेक्शन कहते हैं।